कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, 10th की फिजिक्स पढ़ रहे थे। अब इसमें पूरा लाइट यूनिट लगभग समाप्त हो गई है। अब इसके बाद हम लोग क्या, तो लाइट की जो ह्यूमन आई वगैरह थोड़ा बचा हुआ था, तो मैं एक स्कूल में जाके लेक्चर दिया, तो वहाँ उस वाले वीडियो में आप देखेंगे तो आपका वो जो है चैप्टर पूरा एकदम लाइट एक साथ कंप्लीट मिलेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी में आने से पहले मैं ये ज़रूर राय दूंगा कि अगर आप जो है लाइट यूनिट पूरी समाप्त करना चाहते हैं तो एक ही वीडियो में आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो आप लोग जो है उस वीडियो को जरूर देखिए। तो आज हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। लाइट फिजिक्स में 2 ही यूनिट है 10th में, तो दूसरी यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, वैद्युत। हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार की कौन सी यहाँ पे ऊर्जा हम लोग पढ़ने वाले, इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसको कहते हैं वैद्युत ऊर्जा ना। यहाँ पे कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, वैद्युत। तो देखो एनर्जी, वैद्युत इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ऊर्जा का एक सोर्स ही है। कैसा सोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी क्या, ऊर्जा का सोर्स। हमने एनर्जी के बहुत सारे सोर्स होते हैं, तो हमने जो एनर्जी के सोर्स हैं उनमें कौन सा सोर्स देखना है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी या वैद्युत जानने के पहले हम लोग प्रयास करेंगे कि नेचर में जो एनर्जी के सोर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। एनर्जी सबको पता है, एनर्जी क्या, ऊर्जा। ऊर्जा ब्रह्मांड में किससे मिलकर बनी हुई है, मैटर, द्रव्य पे। किस पे बनी हुई है, द्रव्य को हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। दूसरा रेडिएशन होता है। क्या होता है, रेडिएशन होता है। रेडिएशन को क्या कहते हैं, विकिरण के रूप में। ऊर्जा 2 प्रकार से आती है, एक द्रव्य के रूप में, एक रेडिएशन के रूप में। सूर्य से जो पृथ्वी तक की ऊर्जा आती है वो किसके रूप में आती है, रेडिएशन के रूप में आती है, विकिरण के रूप में आती है। और जो द्रव्य है, मैटर है, मैटर सबको पता है किससे, मैटर में क्या क्या होता है। मैटर में 2 चीज़ें होती हैं। एक क्या होता है, एक मैटर में जो है उसका द्रव्यमान होता है अपना। क्या होता है, द्रव्यमान होता है। हम द्रव्यमान होगा तो हम क्या कहेंगे, इसमें क्या होता है, मास होता है। दूसरा हम लोग क्या कहेंगे कि जो है इसमें आवेश होता है। क्या होता है, आवेश होता है, चार्ज होता है। उसके बाद विकिरण, दूसरी ऊर्जा हमको किसमें प्राप्त होती है, विकिरण या रेडिएशन के रूप में प्राप्त होती है। तो ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हैं। अच्छा, कैसे कैसे ऊर्जा प्राप्त होती है, तो द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में सबसे बढ़िया रिलेशन परिभाषित किया था किसने, आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने क्या बताया था कि किसी भी द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में क्या संबंध आता है। उन्होंने बताया E बराबर क्या होता है, mc² होता है। जहाँ E क्या होती थी, एनर्जी होती थी, ऊर्जा होती थी। इस ऊर्जा में क्या बताया, कहा कि कोई भी द्रव्यमान, ये एक द्रव्यमान है, m द्रव्यमान होता है इसका, तो इस द्रव्यमान वाली वस्तु को अगर मैं क्या कर दूं, नष्ट कर दूं, तो अपार ऊर्जा मुक्त होगी। वो ऊर्जा कितनी होगी, इस वस्तु का जितना भी द्रव्यमान है ये प्लस प्रकाश की चाल, c² क्या है, प्रकाश की चाल, उसकी स्पीड के क्या स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा दे तो उतनी सारी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। तो आइंस्टाइन ने क्या बताया कि अगर मान लीजिए इसको नष्ट किया तो ऊर्जा में मुक्त हो गई। सबको पता किसी चीज को हम बर्न करते जलाते हैं तो हमको क्या मिलती, एनर्जी मिलती। तो आइंस्टाइन ने बताया, क्या बताया कि यदि हम किसी वस्तु, किसी मैटर से एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं तो एनर्जी से मैटर भी बनाया जा सकता है। उन्होंने उसका रिलेशन क्या दिया, E बराबर क्या होता है, mc² होता है। हालांकि असंभव लगता है लेकिन संभव है। कैसे है, सबको पता है कि अगर हम किसी चीज को, इसको हम खींचते चले जाएं, जैसे चीनी या कोई भी चीज ऐसी, उसको हम खींचते चले जाएं, खींचते चले जाएं, इतना पतला होता जाएगा, पतला होता जाएगा, और खींचे और पतला करें, एक समय क्या आएगा, वो इतना पतला होता जाए, हम मान के चलने टूट नहीं रहा है, खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, हमको एक समय होगा कि हमको नजर आना बंद हो जाएगा। उसकी डेंसिटी लगातार, घनत्व बढ़ता जाएगा। किसी चीज की दूरी बढ़ाते जाओ, क्या बढ़ती है, घनत्व बढ़ता है। किसी डिब्बे में हवा बंद है, गैस किसी लिक्विड लाइटर में बंद होती है, हमको दिखती है, मैटर के रूप में दिखता है। अब वो खोल देते तो फैलती चली जाती, हमको नहीं दिखता है तो मैटर ही, तो वो कहाँ फैल गई। तो वैसे ही अगर हम किसी चीज़ की घनत्व को कम करते जाएं, कम करते जाएं, तो एक समय ऐसा आएगा नहीं दिखेगा, तो वो क्या है, ऊर्जा के रूप में बदल गया। तो इसी प्रकार बहुत सारी ऊर्जा को हम क्या करें, उतनी सारी ऊर्जा को लें और दबाते चले जाएं, दबाते चले जाएं, और उस दबा के इतना छोटा सा बना लें, तो वो क्या किस में प्राप्त होगा, हमको मैटर में प्राप्त हो जाएगा, द्रव्य में। अर्थात द्रव्य को ऊर्जा में बदल सकते हैं और ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है। किसने बताया था रिलेशन, आइंस्टाइन ने बताया। तो
लेकिन अब बात आती है कि चलिए ठीक, ऊर्जा के बहुत सारे स्रोत होते हैं, लेकिन हमको क्या पढ़नी है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी। तो हमने देखा कि किस में बदल सकते हैं, द्रव्य में बदल सकते हैं, और किस में, रेडिएशन के रूप में प्राप्त होती है। द्रव्य में हमने ये मास के बारे में आप क्लास 9 में बहुत सारा पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो मेरी सारी वीडियो पढ़ी हुई आप लोग देख सकते हैं। द्रव्यमान में हमने क्या देखा था कि मेरे अर्थ के पास भी अपना मास होता है, अन्य प्लेनेट के पास भी अपना मास होता है, मैं इसको छोड़ता हूँ, अर्थ क्या करती, इसको अपनी ओर खींच लेती। तो मुझको क्या समझ में आता है कि ये इसको क्यों खींच लेती, मैंने इसका क्या नाम दिया था, गुरुत्वाकर्षण बल नाम दिया। कि अर्थ जिस फोर्स से अपनी ओर किसी भी चीज को खींचती है वो कौन सा फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो हमको ये चीज समझ में आती है। लेकिन फिर हमने देखा अच्छा ऐसा क्यों होता है, तो हमको समझ में आया अर्थ के पास अपना मास है, इसके पास अपना मास है, अर्थात जब दोनों के पास है तो मास है, तो इन मास के कारण इनके बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो इनके बीच भी फोर्स लगा, उस फोर्स के कारण इसने इसको खींचा। तो हमको एक बात समझ में आ गया कि हाँ, मास के कारण भी फोर्स लगता है, लेकिन वो फोर्स हमेशा कौन सा होता था, आकर्षित। हमेशा दो वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती थी, खींचती थी। तो हमने कहा इनके बीच मास के कारण हमेशा कौन सा फोर्स काम करता था, अट्रैक्शन फोर्स काम करता था। कौन सा फोर्स काम करता था, आकर्षण। अर्थात ब्रह्मांड में सदैव दो वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती हैं, खींचती हैं। उस खींचने को हम क्या कहते थे, गुरुत्वाकर्षण बल कहते थे। कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो हमने कहा क्यों होता था, हमने कहा क्यों, क्योंकि दोनों के पास अपना मास है, मास के कारण क्या दोनों एक दूसरे को क्या करती, खींचती हैं। तो आप लोग इसको देखना चाहे तो क्लास 9 में पूरा देख सकते हैं। फिर मैंने कहा कि चलिए ठीक है, मास है। फिर मैंने क्या देखा कि मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे आपने पढ़े होंगे एग्जाम्पल कि उन्होंने क्या किया, कांच की छड़ को रेशम से लिया, कांच की छड़ रेशम की छड़ दोनों को क्या किया, रगड़ने के बाद क्या किया, लटकाया। एक बार क्या करती थी, दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर लेती थी, और एक बार फिर कांच की रगड़ के रखते थे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करती थी। ऐसा क्या होता था, ये आप लोग आराम से बुक में देख सकते हैं, इसको ज़्यादा दिखाने की जरूरत नहीं। मैंने क्या देखा, एक बार दोनों अट्रैक्ट करते थे, आकर्षित करते थे, और एक बार दोनों क्या किए, रिपेल कर दिए। तो मुझको क्या समझ में आया, चूंकि केवल अगर मास की प्रॉपर्टी होती, मास में क्या होता था, केवल आकर्षण होता था, तो मुझको समझ में आ गया यहाँ ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं काम करता है मास के कारण, इसमें कोई दूसरा फोर्स आया। और चूंकि उसमें क्या क्या होता था, अट्रैक्शन के साथ रिपल्सन भी होता था। तो मैंने कहा कि ये क्यों हो रहा है, मैंने कहा ये आवेशित हो गई छड़ें, क्या हो गई हैं, आवेशित हो गई। तो मैंने कहा आवेशित क्यों हुई, मैंने कहा इनके ऊपर आवेश आ गया है, चार्ज आ गया। ठीक है, मैंने कहा चार्ज आ गया, चार्ज के कारण दोनों ने एक दूसरे को रिपल कर दिया। मैंने कहा ठीक, रिपल कर दिया। फिर मैंने अलग अलग छड़ों को लटकाया, दोनों ने क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। फिर मुझको क्या समझ में आया कि ये अट्रैक्ट कर ली, एक बार तो रिपल किया, एक बार अट्रैक्ट कर लिया। एक ही चार्ज दो चीजें कैसे कर सकता है। तो मुझको क्या करना पड़ा कि उस आवेश को, मैंने कहा एक आवेश नहीं होता है, मुझको मजबूरन दो नाम देने पड़े। क्या कहा मैंने, कहा दो प्रकार के आवेश होते, और मैंने उनके नाम दिए। मैंने कह दिया एक धनात्मक आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, एक दूसरा आवेश होता है, मैंने उसका क्या नाम दे दिया, नेगेटिव चार्ज कह दिया। तो आवेश को मैंने दो नाम दे दिए। कौन कौन से दिए, एक को धनात्मक आवेश कहा, धनात्मक आवेश कह दिया, इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। इसको किससे दिखाया जाता है, प्लस से। प्लस से क्यों दिखाते हैं, आप लोग को क्लास 12 में पढ़ाया जाएगा कि नामकरण कैसे हुआ, फ्रैंकलिन ने कैसे इनको प्लस और माइनस कहा, मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए। इसको क्या कहा गया, माइनस या ऋण आवेश कहते हैं, ऋण आवेश कहा जाता है इसको। ऋण आवेश को क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज कहते हैं। तो चार्ज कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। फिर क्या बताया कि जब दोनों चार्ज सेम होंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अब रिपेल कर देंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और दोनों अगर क्या होंगे, अपोजिट चार्ज होंगे, विपरीत आवेश होंगे, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अर्थात प्लस प्लस एक दूसरे को क्या कर देगा, रिपेल करेगा, भगाएगा। तो हम क्या कहें कि इनके बीच क्या लगता है, प्रतिकर्षण लगता है, रिपल्सन लगता है। क्या लगता है, रिपल्सन लगता है। फिर मैंने कहा कि माइनस माइनस ये भी दोनों सेम है, प्लस प्लस भी सेम था, माइनस माइनस भी। मैंने कहा इनके बीच भी क्या लगता है, रिपल्सन लगता है। फिर मैंने कहा कि एक को मैंने प्लस लिया, एक को मैंने माइनस लिया, मैंने देखा कि दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मैंने नियम बना लिया कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, समान प्रकार के आवेश होंगे तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे, और विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो क्या करेंगे, आकर्षित कर लेंगे। तो मैंने क्या कहा कि चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं, सेम चार्जेस आर रिपेल टू दी ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस टू दी अट्रैक्ट टू दी ईच अदर। अर्थात अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे और सेम चार्ज क्या कर देंगे, रिपेल करेंगे। तो इसके बाद
चूंकि इतनी सारी चीज़ें मुझको समझ में आ गई कि चूंकि एनर्जी के स्रोत है, मैंने आज के समय हमको पता है एनर्जी के लिए हम बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं, इलेक्ट्रिक सेल बनाते हैं, फोटो सेल बनाते हैं और बहुत सारे सोर्स हैं जिसकी वजह से हम क्या प्राप्त करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और उस ऊर्जा से बहुत सारे काम होते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, सामने क्या लाइट जल रही जिससे आपको दिख रहा है, पंखा चलाते हैं और बहुत सारे कूलर चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, सब किसके कारण होता है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है। कपड़े को इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं, क्यों करते हैं, सब किसके कारण संभव है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही क्या है, संभव है। तो हमको यहाँ से चीज़ें समझ में आई कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना आज की जीवन की कल्पना करना ही संभव है। तो हम समझते हैं कि कैसा होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो जब भी आपको कोई भी टीचर्स पढ़ाएगा इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, वो तीन ही चीज़ें लेके आएंगे। एक क्या कहेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कराएंगे, दूसरा कोई चार्ज चलना चालू कर दे, अर्थात जब आवेश चलना चालू करेंगे तो क्या होंगे, उसमें करंट फ्लो होगी। लेकिन आवेश कैसे चलना चालू करते हैं इस बारे में हमको समझना। अच्छा याद रखना, आवेश चूंकि सब द्रव्य मैटर से ही मिलकर बना हुआ है, मैटर में मास भी होता है, मैटर में क्या होता है, चार्ज भी होता है। क्यों, क्योंकि मैटर सब मैटर से मिलकर बना हुआ, मैटर की दोनों प्रॉपर्टी होती हैं लेकिन अलग अलग होती हैं। कैसे होती हैं इसको हमको समझना है। तो हमको एक बात समझ में आती है कि मैटर में कुछ मैटर ऐसे होते हैं, जैसे मैंने कहा जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर क्या, जिनमें चार्ज फ्लो हो जाए, फ्रीली फ्लो हो। देखो चार्ज फ्लो होने के लिए मैंने तीन कंडीशन दी, जिनमें चार्ज फ्लो हो जाते हैं, चार्ज चल लेते हैं, आवेश चल लेते हैं, मैंने उनका क्या नाम दिया, कंडक्टर दिया। क्या कहा मैंने उनको, कंडक्टर कहा, कंडक्टर मतलब चालक कहा। दूसरा वो जिनमें चार्ज फ्रीली फ्लो ना हो, अर्थात जिनमें आवेश क्या होते हैं, प्रवाहित नहीं हो पाते, आवेश नहीं चल पाते, मैंने उनको क्या कहा, इंसुलेटर कहा। क्या कहा, इंसुलेटर। इंसुलेटर को हम लोग क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं, जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता। तीसरे इनके बीच का होता है जो हम लोग 12th में पढ़ेंगे, उनको क्या कहा जाता है, सेमी कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर कौन से होते हैं, अर्धचालक होते हैं। क्या होते हैं, अर्धचालक। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, केवल कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। कंडक्टर क्या होती हैं, मेटल होती हैं, धातुएं होती हैं। कुछ धातुएं क्या जो कंडक्टर होती हैं, सभी धातुएं चालक होती हैं, लेकिन हम इनमें से कुछ धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। चूंकि धातु किससे मिलकर बनी हुई, मैटर से बनी हुई। और कोई भी मैटर, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, मैटर किससे बना हुआ है, एलिमेंट से बना हुआ है, तत्व से मिलकर बने हुए हैं। कोई भी मैटर, मैटर को क्या कहते हो आप लोग, द्रव्य कहते हो। ये किससे मिलकर बना हुआ होता है, एलिमेंट से बना हुआ होता है। एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तत्व किससे मिलकर बने हुए होते हैं, मॉलिक्यूल से बने होते हैं। मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। और अणु किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर। अणु किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु, एटम्स। और एटम्स किससे मिलकर मिलकर बने होते हैं। और एटम्स किसके मिलकर बने होते हैं, तो एटम्स किससे मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूट्रॉन से। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बाकायदा समझाया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मैंने कहा मैं केवल एटम्स की बात करूंगा। एटम्स के अंदर तीन चीज़ें होंगी, क्या होंगी, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। मैं उसके फिगर को दिखाता हूँ, स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसकी न्यूक्लियस में होता है, नाभिक में होता है। नाभिक में क्या क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा और क्या होगा, प्रोटॉन। एन से न्यूट्रॉन, पी से प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इनके अलग अलग ऑर्बिट में क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉनों को दिखाने के लिए माइनस से दिखाया। दूसरे वाले में कितने होते हैं, 8 होते हैं। तीसरे में कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो मैंने कहा दूसरे में कितने, 8, पहले में 2, तीसरे में दिखाना होगा कितने, 18, चौथे में कितने, 32। तो मुझको एक बात समझ में आई कि कोई भी ये क्या है, पूरा एक परमाणु का स्ट्रक्चर है। परमाणु की क्या है, संरचना है किसी भी मेटल, किसी भी तत्व की। उसमें क्या, नाभिक में क्या होंगी, इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। और इलेक्ट्रॉन उनकी अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। तो हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी है, अलग अलग है। तो मैंने कहा इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको फाइंड करनी थी। हमने कहा हमको वो निकालना है, तो हमने क्या कहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने एक फार्मूला बनाया, मैंने कहा वो क्या होता है, 2n² होगा।
जहाँ पे n क्या होगी, ये जो अलग अलग, ये पहली इसकी कक्षा है, दूसरी है, तीसरी है, ये चौथी, तो इन कक्षाओं को हम किससे दिखाते हैं, n से। n क्या है, n जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कक्षा है, जहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कक्षा है, वेयर n इज ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉनों की कक्षा। ठीक, तो अगर पहली कक्षा में है तो n कितना होगा, 1 होगा, रख दीजिए। पहली कक्षा के लिए आप 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 कितना आएगा, 2। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, मैंने निकाल लिया, 2 होता है। दूसरी कक्षा के लिए कितना रखोगे, 2 रखोगे, तो n का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो दूसरे में कितने निकल के आएंगे, 8 आएंगे। तीसरी कक्षा मुझको निकालना था, मैंने n किया, कितना रखा, 3। 3 का स्क्वायर करोगे 9 होगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा, 18 आएगा। चौथी में मुझको निकालना था, मैंने क्या कहा कि मैं 4 का स्क्वायर कराऊंगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कराएंगे इसे 2 से, 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32। तो मैंने कहा चौथे में कितने होते हैं, 32 होते हैं। तो मुझको अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी, मैंने उसका क्या बना लिया, एक फार्मूला बना लिया। उस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एटम्स में अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या, कोई भी एटम्स ऐसे ही होता है, इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। मैंने कहा था, मैंने सबसे पहले उदाहरण कौन सा बताया था कि चार्ज क्या होते हैं, मैंने कहा था कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते थे, आप लोग एग्जाम्पल पढ़े ही होंगे। 2 छड़ें लेते थे, एक बार कांच की लेते थे, एक बार रेशम की लेते थे, ऐसे ही दोनों लटकाते थे। पहले जब ऐसे नॉर्मल लटकाते थे, दोनों के बीच कुछ भी नहीं होता था। मैं एक बार कांच और रेशम को आपस में रगड़ता था, लटका देता था, दोनों क्या करते थे, अट्रैक्ट हो जाते थे, अर्थात ये ऐसे हो जाते थे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते थे। तो मुझको क्या समझ में आया, और एक बार मैं केवल कांच की लेता था और लटकाता था, कैसे हो जाते, दूर भाग जाते थे। मैं कहता था भाग रहे हैं, तो क्या होता था, रिपल्सन होता था। क्यों होता था, मैंने कहा आवेशित हो जाते हैं। और चूंकि 2 बार, एक बार क्या होता था, आकर्षित होते थे, एक बार प्रतिकर्षित होते थे, तो मुझको आवेश के 2 नाम देने पड़े, कौन कौन से, धनावेश और ऋणावेश। मैंने कहा जब समान आवेश होते हैं तो भाग जाते हैं, विपरीत आवेश आते हैं तो क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, लटकाया, विपरीत आवेश आए, तो मैंने कहा एक पे प्लस आए, एक पे माइनस आए। मैंने कैसे नाम दिया, मैंने कहा कि ये मैं जब इस स्ट्रक्चर को देखता हूँ, परमाणु की संरचना को देखता हूँ, तो मुझको क्या समझ में आया, मैंने इसके अंदर पढ़ना चालू किया तो मुझको समझ में आया कि जितने प्रोटॉनों की संख्या होती उतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती, अर्थात नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन सदैव क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के बराबर होते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन पे फिर मैंने कहा प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है उतना इलेक्ट्रॉनों पे होता है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉनों पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉनों पे कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज कितना, 1 प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम क्यों रखा गया, कूलाम के सम्मान में इसके आवेश को किस में रखते हैं, कूलाम से रखते हैं। अभी हम आगे जो है 12th में कूलाम के नियम को पढ़ेंगे। कूलाम का नियम क्या बताया, मैंने कहा कि 2 चार्ज क्या करते हैं, तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपल करेंगे। अट्रैक्शन रिपल्सन में क्या लगता है, इनके बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण लगता है, अर्थात दोनों में फोर्स लगता है, आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। यह बल कितना लगता है, इसको किसने बताया था, कूलाम ने बताया था। ये आप लोग 12th में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको उतना, इस पे जितना प्लस होगा उतना ही इसमें क्या होता है, माइनस होता है। माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ इतने कूलाम। तो चूंकि अच्छा दोनों को जोड़ा जाए, मैंने कह दूं कि प्रोटॉन पे अगर 1 प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पे 1 माइनस, दोनों जोड़ो, 1 प्लस 1 माइनस कितना हो गया, 0, अर्थात नेट चार्ज 0। ऐसे ही हम क्या देखते हैं कि एक एटम, हमने कहा इसमें 100 प्रोटॉन थे, कितने प्रोटॉन थे, 100 प्रोटॉन थे। हमने कहा 100 प्रोटॉन पे हम ऐसे ही मान के चलते हैं कि इस पे 100 प्लस का था, तो जितने प्रोटॉन थे उतने ही बाहर ऑर्बिट, अलग अलग ऑर्बिट में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। उन इलेक्ट्रॉनों में क्या देखते हैं कि अगर इसमें 100 प्लस का है तो इसमें 100 क्या होंगे, माइनस के होंगे। मैंने कहा अब दोनों पे टोटल आवेश कितना होगा, कुल चार्ज कितना होगा, मैंने कहा 100 प्लस 100 माइनस जोड़ा तो हमको नेट चार्ज कितना नजर आया। नेट चार्ज मतलब कुल आवेश। तो जब जोड़ के देखते हैं 100 प्लस 100 माइनस कट गया, कितना बचता है, 0। तो मैंने क्या देखा कि किसी भी एटम में, सामान्य अवस्था में, परमाणु में नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है। बस यही कंडीशन थी। अर्थ किससे बनी हुई,
सब चीज़ें मेटल से बनी हुई, अर्थ भी मेटल से बनी है, उसमें भी क्या बहुत सारे एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट में क्या है बहुत सारे मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में क्या है एटम से परमाणु है, परमाणु में क्या है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। सामान्य अवस्था में हम देखते हैं कि नेट चार्ज कितना 0, तो इसमें भी बहुत सारे अलग अलग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब घूम रहे होंगे, लेकिन जब हम नेट चार्ज निकालते हैं वो कितना आता है 0 आता है। तो यही कारण होता था कि इसके पास भी नेट 0, इसके पास भी नेट 0, ये कांच की छड़ थी, ये रेशम की थी, जब आपस में रगड़ते हैं तब क्या होता था कि किसी के पास कुछ कम, किसी के पास कुछ ज्यादा हो जाता था। कैसे कम ज्यादा होता था, सबको पता है कि न्यूक्लियस के क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अंदर है, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे हैं, दोनों को रगड़ेंगे तो टक्कर में जो बाहर होगा वही आएगा। मैंने ऐसे ऐसे रगड़ना चालू किया, रगड़ने पे क्या हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन बाहर थे, इसके इलेक्ट्रॉन बाहर थे, मैंने रगड़ा तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे फंसे, फंसने के बाद मैंने खींचा, खींचने के बाद क्या होंगे कुछ इलेक्ट्रॉन इससे छटक कर या तो इसमें आएंगे या तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे मैंने कौन सा चार्ज माना हुआ है, माइनस माना हुआ है। अब बताओ, मैं कहता कि इस पे भी 100 माइनस के बाहर थे, इस पे भी 100 माइनस के बाहर थे, इसके अंदर भी 100 प्लस के थे, इसके अंदर भी 100 प्लस के थे, इसका नेट 0 था, इसका नेट 0 था, मैंने रगड़ा, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन छटक के इसमें आ गए। अब बताओ, पहले इसके अंदर 100 ही थे, मैंने कहा 5 इलेक्ट्रॉन निकल आए, तो अब इससे जब निकले तो इस पे आ गए। दोनों में पहले 100 कितना था, इधर का 0 आ रहा था, इस वाले का भी 100 कितना बन रहा था 0 ही बन रहा था। अब मैंने कहा इससे 100 इलेक्ट्रॉनों में से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 5 निकल गए, तो ये इलेक्ट्रॉन कितने बचे 95। तो मुझको दिखा क्या कि प्लस का 5 चार्ज आ चुका है। अब मुझको इसमें क्या दिखता है, मैंने कहा 5 इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए, पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे 100, अब इस पे कितने हो गए 105। तो मुझको इस वाले में कितने दिखे, इलेक्ट्रॉन 105 हो गए माइनस के, लेकिन प्रोटॉन इसमें कितने हैं 100। तो मुझको क्या दिखा, मैं घटाता हूँ तो यहाँ -5, तो इसका लफ्ज़ रगड़ने में क्या हुआ, इस पे 5 का नेगेटिव चार्ज आया, इस पे 5 का पॉजिटिव चार्ज आया। तो मैंने नियम क्या बना लिया कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पे क्या होगा प्लस का चार्ज आएगा, जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पे क्या आएगा माइनस का चार्ज आएगा। तो नियम क्या बना, नियम ये बन गया। अब याद रखिएगा आप लोग, क्या याद रखेंगे कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर उतने ही धन आवेश आएंगे, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर उतने का ऋण आवेगा। दोनों को रगड़ा, इसने 5 इसको दे दिए, तो इस पे क्या हो गया 5 का ऋण आ गया, ऋण चार्ज हो गया, मतलब क्या हो गया ऋण आवेश आ गया, हम क्या कहेंगे नेगेटिव चार्ज आ गया, उतने का इस पे 5 का क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर जब मैं दोनों को पास मिलाता हूं तो क्या इस पे 5 का प्लस, इस पे 5 का माइनस, दोनों अपोजिट चार्ज थे, दोनों ने क्या किया आकर्षित कर लिया। क्यों, क्योंकि अपोजिट चार्ज आकर्षित करेंगे। जैसे ही आकर्षित किए, अब बताओ ये आदान प्रदान हो गया, इसमें भी उतने पूरे हो गए, तो इसका सेम नेट चार्ज 0 हो गया, इसका भी नेट 0 हो गया। अब मैं हटा के फिर से लाता हूँ, कोई काम नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्यों, क्योंकि अब इनके बीच में नेट चार्ज कितना है 0 है। तो यहाँ से चार्ज की कंडीशन याद रखेंगे। फिर हम लोग कल पढ़ेंगे, आगे की क्लास लेंगे क्या कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, किसी भी कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होती है, हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट कराते हैं, और उस पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर के कारण उसमें क्या चालू होती है करंट का बहना चालू होता है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, करंट कैसे फ्लो होती है इसके बारे में सीखेंगे। फिर क्या देखेंगे कि ओम्स लॉ भी सीख लेंगे, फिर रेजिस्टेंस कैसे, उसके बारे में आगे अनवरत रूप से चलेगी। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ सभी को शुभ रात्रि।